गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो है क्लास 12 का केमिस्ट्री लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको 7 लेक्चर तक प्रोवाइड कर चुके थे या बताए थे। उसके बाद जो है 8वें लेक्चर की हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन हैलाइड का योग कैसे होता है एल्कीनो में, या एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कैसे होता है। और उसी में हम आपको बताए थे कि मार्कोनी का नियम क्या होता है, और उसके तत्पश्चात हम आपको बताए थे कि एंटी मार्कोनी का नियम क्या होता है, पराक्साइड प्रभाव क्या होता है, खेरस प्रभाव क्या होता है, और इसी प्रकार से एंटी मार्कोनी का नियम क्या होता है, ये हम आपको बताए थे। अगर इससे पहले वाले लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा आपको। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एल्कोहलों की फास्फोरस से अपक्रिया कैसी होती है। देखो, बात की जा रहा है एल्कोहल। एल्कोहल आप जानते हैं, आरओएच मतलब क्या होता है, एल्कोहल होता है। इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि CnH2n+1 ये एल्कोहल होता है। एक और चीज जानते हैं कि आप इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है, सेकेंडरी जो सफिक्स लगता है, द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स को बोला जाता है द्वितीयक अनुलग्न। और इसमें जो द्वितीयक अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, ओएल लगता है। क्या लगता है बच्चों, ओएल लगता है। अब बोला गया फास्फोरस, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लाल फास्फोरस लेंगे, लाल फास्फोरस लेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहां हम क्या करेंगे, एल्कोहल लेंगे रिएक्शन में, और क्या लेंगे, लाल फास्फोरस लेंगे। और इसके पश्चात एक और चीज लेंगे हम, इसमें हम ब्रोमीन का योग करा सकते हैं अथवा क्लोरीन का योग करा सकते हैं। तो इसमें हम जो हैलाइड का योग कराएंगे वो क्या हो सकता है, ब्रोमीन अथवा क्लोरीन। एक और चीज समझ लीजिए कि अभी तक हम केवल जो है हेलोएल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेलोएल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। अभी हम हेलोएरीन पे नहीं गए हैं। अब ये इसके बाद ये पढ़ा रहे हैं, इसके पश्चात जो है आपको हम हेलोएरीन बनाने की विधि बताएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एल्कोहल की फास्फोरस से अपक्रिया में आपको क्या करना है, एल्कोहल याद रखना है, आरओएच। और ये सब तो कॉमन चीज है, आपको ये याद रहना ही चाहिए। अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो याद रहना चाहिए। और लाल फास्फोरस का इसमें हम प्रयोग करेंगे, और उसके साथ साथ जो है एक हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे जो कि ब्रोमीन अथवा क्लोरीन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन लिखना। या रिएक्शन होगा कैसे वो शुरू कर लेते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन होगा कैसे। पहले हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से डेफिनेशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल आपको बता दें। जैसे मान लीजिए हम 2 कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3 CH2OH। आप सब जानते हैं इसका नाम, इसका नाम क्या है, एथेनॉल है। इसका आईपीएससी नाम क्या है बच्चों, एथेनॉल है। तो इसका आईपीएससी नाम जो है एथेनॉल है। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, इसका कॉमन नेम जो होता है एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल। तो कहने का मतलब ये हो गया, आईपीएससी नाम एथेनॉल है और कॉमन नेम जो है एथिल अल्कोहल है। अगर इसी का हम रिएक्शन करा दें फास्फोरस के साथ, इसको हम कहते हैं लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस से अगर रिएक्शन करा दें, मान लीजिए हम यहां ले रहे हैं ब्रोमीन। आप हेलोजन आपको बताया गया था, आप कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ब्रोमीन ले लिया। अगर इन सब का रिएक्शन होगा तो आप एक चीज जानते हैं कि जो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, हेलोएल्केन होता है। तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, Cl। तो ये आपका, क्योंकि हम ब्रोमीन लिए इसलिए Br बना देंगे यहां पर, ठीक है। और बाहर क्या निकलता है वो समझ लीजिए, निकलता है H3PO3। तो कहने का मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमो एथेन। क्या नाम है, ब्रोमो एथेन। इसका क्या नाम है, आर्थो फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। देख लीजिए फास्फोरस है ये, तो इसको बोलते हैं आर्थो फास्फोरस अम्ल। आप याद रखिएगा, अगर कहीं आपको मिल जाए H3PO3 तो आप इसका नाम क्या करेंगे, आर्थो फास्फोरस अम्ल लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बैलेंसी बराबर कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंसी बराबर नहीं है। एक और चीज समझ लीजिए, यहां जो 2 निकलता है, ये 2 मात्रा में 2 निकलता है। अब अगर देखा जाए 3 गुना 6, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 हाइड्रोजन है। और अगर इधर बात किया जाए एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर भी 6 हाइड्रोजन हो गया। अगर बात किया जाए यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो यहाँ 3 गुना 6 मतलब यहाँ 6 ऑक्सीजन है। और अगर यहाँ ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कराने पर 6 ऑक्सीजन हो गया है। अगर बात की जाए फास्फोरस की, तो यहाँ फास्फोरस 1 है, पर उससे 2 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे उसमें तो 2 फास्फोरस हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ भी क्या हो गया, 2 फास्फोरस हो गया।
अब बात कर ले हेलोजन की। एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ ये 6 है मात्रा में, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 6 मात्रा में है, यहाँ भी क्या कर दिया गया 6 कर दिया गया। अब देखो यहाँ ब्रोमीन की बात किया जाए तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर ब्रोमीन भी कितना हो जा रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करने पर ब्रोमीन भी कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जिससे ये भी क्या हो गया 6 हो गया। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो मान लीजिए हम ब्रोमीन के साथ करा चुके हैं, अब एक बार आपको क्लोरीन के साथ करा के दिखा देते हैं। हम एग्जांपल वही ले रहे हैं CH3 CH2OH, और इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, लाल फास्फोरस से, लाल फास्फोरस से, लाल फास्फोरस से रिएक्शन कराया जा रहा है। और मान लीजिए हम यहाँ Cl2 ले रहे हैं। अब इन सबका रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनना है वो समझ लीजिए। बनता है CH3 CH2, क्या बनता है CH3 CH2 Cl बन जाता है। और आपका बाहर क्या निकलता है वो समझ लीजिए, निकलता है H3PO3। आप जानते हैं H3PO3 को क्या बोला जाता है, यहां ऊपर लिखे हैं नाम इसका, एक बार वापस से लिख दे रहे हैं, आर्थोफास्फोरस, आर्थोफास्फोरस, फास्फोरस अम्ल, क्या बोलते हैं, आर्थोफास्फोरस अम्ल बोलते हैं। अगर देखा जाए संख्या की बात की जाए, यहां जैसे यहां 2 निकला है, इसी प्रकार से यहां भी 2 निकलता है। अगर 2 से यहां हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई होगा तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन में आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 ऑक्सीजन भी हो गया। तो 6 हाइड्रोजन है 6 ऑक्सीजन है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, यहाँ पर वहां पे 6 हाइड्रोजन है 6 ऑक्सीजन है, मतलब यहां से अगर हम 6 से गुणा करा दे तो इधर भी क्या होगा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा और 6 हाइड्रोजन, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि यहां देखो फास्फोरस 1 है, पर 2 से गुणा करने पर 2 फास्फोरस हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 फास्फोरस इधर भी हो गया। अगर हम हेलोजन की बात कर लें तो यहाँ क्लोरीन कितनी है मात्रा में 6 है, इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूना 6 बराबर हो गया। तो ये भी रिएक्शन आपका कंप्लीट है, ये भी रिएक्शन कंप्लीट है। इसका नाम आपको पहले बता चुके हैं ऊपर में, एक बार वापस से लिख दे रहे हैं। इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। और जनरल नाम आप जान ही रहे हैं, एथिल अल्कोहल इसका होता है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। इसका क्या नाम होगा बच्चों, क्लोरोएथेन। तब एक और चीज समझ लीजिए कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। इस आधार पे आप देख रहे हैं ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, दोनों अल्कोहल है, और दोनों का आप रिएक्शन करा रहे हैं फास्फोरस और हाइड्रोजन के मिश्रण से, क्योंकि आप ब्रोमीन हो गया Cl2 हो गया, दोनों क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों है। अब प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं यहां और यहां दोनों मिला के एल्किल हैलाइड ही प्राप्त हो रहा है ना, अरे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड ही तो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा, एल्कोहलों को लाल फास्फोरस, देखो ध्यान से, एल्कोहलों को लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन और क्लोरीन के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहलों को लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन और क्लोरीन के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, एक बार हम लिख दे रहे हैं, ये आपका एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो आप डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कि एल्कोहलों को लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन और क्लोरीन के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया है। तो एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद वाला कौन सा रिएक्शन है, तो वो बात कर लेते हैं। जो अगला रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं हैलोजन विनिमय अपक्रिया। हैलोजन विनिमय अपक्रिया, विनिमय की बात की जा रही है, विनिमय। तो हैलोजन विनिमय अपक्रिया अगला जो रिएक्शन है, तो उसी हैलोजन विनिमय को जो है फ्लिंकनस्टीन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, फ्लिंकनस्टीन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, या उसको हम बोलते हैं हैलोजन विनिमय। तो एक बार हम लिख के दिखा देते हैं आपको। हेडिंग है हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय या फिंकलस्टीन अपक्रिया। ठीक है, हैलोजन विनिमय या फिंकलस्टीन अपक्रिया, या इसको बोल सकते हैं फिंकलस्टीन अपक्रिया। ध्यान से समझो, बोला गया है हैलोजन विनिमय या फिंकलस्टीन अपक्रिया, तो इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है वो समझ लीजिए।
सबसे पहले यहां पर हम जो प्रयोग करेंगे वो सोडियम आयोडाइड का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, सोडियम आयोडाइड का प्रयोग करेंगे हम। हेलोजन आपके पास 4 है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। इसमें आप आयोडीन का पहले प्रयोग कर चुके हैं, आयोडीन तो सोडियम आयोडाइड में है। फ्लोरीन का ऑब्वियसली हम प्रयोग करेंगे नहीं, तो बचा क्या आपका, एक क्लोरीन बचा, एक ब्रोमीन बचा, 2 हेलोजन बचा हुआ है, एक क्लोरीन एक क्लोरीन। तो मतलब ये हो गया कि जो आप हेलोजन लेंगे वो क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, अथवा क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, अब बात कर ले तीसरा क्या होगा। तीसरा हम एक उत्प्रेरक लेंगे, एसीटोन। एसीटोन आप जानते हैं ना, ये हम जनरल नाम लिखे हुए हैं एसीटोन। इसका अर्थ सूत्र होता है CH3CO CH3, ये एसीटोन का अर्थ सूत्र होता है। अगर इसके आईपीएससी नाम की बात कर ली जाए, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाता है प्रोप, और 2 नंबर पे क्या है, ON, इसलिए कीटोन हो गया। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। तो मतलब ये हो गया, आप सोडियम आयोडाइड का प्रयोग करेंगे और साथ में आप चाहें तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हेलोजनों का प्रयोग कर सकते हैं। और जो यहां उत्प्रेरक लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, एसीटोन लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन। ये होगा कैसे रिएक्शन वो देख लेते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको रिएक्शन समझा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए है CH3 CH2 है और मान लीजिए Cl। अब देखो ध्यान से, इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, सोडियम आयोडाइड से, और किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की। एसीटोन, अभी जो हम आपको अर्थ बताए थे वही एसीटोन। ये कीटोन है जो कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। अब देखें हम प्रोडक्ट क्या मिलता है। अगर इसको ध्यान से देखो आप, हम एक रफ फिगर बना दे रहे हैं। देखो CH3 CH2 Cl है, ये आइए यही तो है, CH3 CH2 Cl है। और अगर इसका रिएक्शन हमें NaI से कराना है, सोडियम आयोडाइड से, तो अगर गौर से देखें आप, इस पे क्या आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा माइनस। अगर देखें ध्यान से आप, तो ये NaI क्या है, प्लस माइनस है, निकल गया। तो मतलब NaCl निकल गया। देखो ध्यान से, NaCl निकल गया और बचा क्या आपका, तो बचा है आपका CH3 बचा है, CH2 बचा है और I बचा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखो Cl और सोडियम, तो सोडियम और Cl मतलब सोडियम क्लोराइड निकल गया और आयोडीन जुड़ गया। तो मतलब बचा गया आपका, बचा है CH3 CH2 और क्या बचा है, I बचा है, CH3 CH2 और I। अभी देखो ध्यान से, और बाहर क्या निकला है, NaCl निकला है, NaCl। तो ये आपका रिएक्शन हो गया है। अब इसका हम नाम बता देते हैं आपको। नाम देख लीजिए ध्यान से, इसका क्या नाम है, क्लोरो एथेन। इसका नाम है सोडियम आयोडाइड। इसका क्या नाम है, आइडो एथेन। इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम सोडियम आयोडाइड, इसका नाम सोडियम क्लोराइड। अब एक और एग्जांपल आपको हम बता देते हैं इसी प्रकार से। जैसे हो गया CH3 CH2 और मान लीजिए अब की बार हम ब्रोमीन ले रहे हैं। इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड से, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन। ध्यान से देखो, ये CH3 CH2 Br है, इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराया जा रहा है, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। अगर इसका फिगर हम इस प्रकार से देखें, CH3 हो गया, CH2 हो गया, ब्रोमीन हो गया, और यहाँ क्या है, सोडियम आयोडाइड है। अगर आप ध्यान से देखें तो आयोडीन पे माइनस का चार्ज आता है, सोडियम पे किसका चार्ज आता है, प्लस का। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार से सोडियम ब्रोमाइड क्या होगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3 CH2 और I। इस प्रकार से आपका बचा CH3 CH2 I बचा हुआ है और बाहर क्या निकला है, सोडियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से सोडियम ब्रोमाइड क्या हुआ है, बाहर निकल गया। अब इसका नाम बता दें हम आपको कि नाम क्या होगा। नाम, इसका नाम होता है ब्रोमो एथेन। क्या नाम होता है इसका, ब्रोमो एथेन होता है। इसका क्या नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, आइडो एथेन। क्या नाम होता है, आइडो एथेन। तो मतलब ये हो गया आपका ब्रोमो एथेन ये है, और ये क्या है, ये आइडो एथेन है। तो मतलब एक ब्रोमो एथेन हो गया और एक क्या हो गया, आइडो एथेन हो गया। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन आपको बता दें कि इसका डेफिनेशन होता क्या है, वो समझ लीजिए। जैसे डेफिनेशन क्या होगा कि ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, और इधर भी आप देख रहे हैं एल्किल हैलाइड बन रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो इधर क्या हो रहा है, आइडो एथेन, और इधर भी, तो दोनों तरफ क्या बन रहा है आपका, आइडो एथेन ही बन रहा है। क्या बन रहा है, आइडो एथेन बन रहा है। तो इधर भी आइडो एथेन, इधर भी आइडो एथेन, दोनों तरफ आइडो एथेन ही बन रहा है। तो इस हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या होगा कि एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल ब्रोमाइड को
एल्किल क्लोराइड, एल्किल हम इस कार्बन के लिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ कार्बन जो है अपने आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक ले सकते हैं। तो हो जाएगा एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ अपकृत करने पर या अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एक और बार सुन लीजिए कि एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया है। तो एक और चीज समझ लीजिए कि जो हम लिखे हैं रिएक्शन में जो नाम लिखा गया है फिंकलस्टाइन अपक्रिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसी नाम से अधिकतर पूछा जाता है। और कहीं कहीं आपको एक नाम और पूछ लिया जाता है, कोनाल्ट फिंकलस्टीन अपक्रिया। अगर आपसे पूछे कि कोनाल्ट फिंकलस्टीन अपक्रिया क्या होता है, तो कोनाल्ट फिंकलस्टीन अपक्रिया भी यही होता है और फिंकलस्टीन अपक्रिया भी यही होता है। तो दोनों अपक्रिया जो है सेम ही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, अब जो हमारा हेलोएल्केन बनाने का मेथड था, प्रिपरेशन मेथड था हेलोएल्केन बनाने का, वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना है? हेलोएरीन बनाने की विधि पढ़ना है। हेलोएल्केन बनाने की विधि क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब हमें क्या करना है? हेलोएरीन बनाने की विधियों का अध्ययन करना है। तो देखते हैं क्या है हेलोएरीन बनाने की सामान्य विधियां। जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, मतलब हेलोएरीन बनाने की सामान्य विधियां। तो हेलोएरीन बनाने की जो सामान्य विधियां हैं उसमें सबसे पहला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि। तो सबसे जो पहली विधि है वो क्या है? प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। प्रयोगशाला विधि में हम कौन सी विधि को पढ़ेंगे? सैंडमायर अपक्रिया। सैंडमायर रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे? प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में हेलोएरीन का प्रिपरेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। और कौन सी विधि द्वारा पढ़ेंगे? सैंडमायर अपक्रिया द्वारा। ठीक है। और सैंडमायर अपक्रिया को ही जनरली हम क्या बोलेंगे? प्रयोगशाला विधि। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि हेलोएरीन बनाने की कोई प्रयोगशाला विधि बताइए, तो आप उस विधि में क्या करेंगे? सैंडमायर अपक्रिया का नाम लेंगे, ये सैंडमायर अपक्रिया को बताएंगे। किसको बनाना है? ध्यान समझो, किसको बनाना है? हेलोएरीन को। हेलोएरीन का मतलब इसे ये हो गया आपका हेलोएरीन। हमें क्या बनाना है? हेलोएरीन। और हेलोएरीन को आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं ARX, जहां AR क्या है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग की बात कर रहा है। अब इस विधि में या सैंडमायर अपक्रिया में हमें क्या क्या चीज जानना जरूरी है या किसकी मदद से हम सैंडमायर रिएक्शन को कर सकते हैं। तो यहां जो सबसे पहले समझ लीजिए हम किसका प्रयोग करेंगे या किससे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? C6H5N2Cl का प्रयोग करेंगे। C6H5N2Cl। आप सोच रहे ये क्या लिखा गया है? पहले इसकी संरचना हम बना दें, आपको देख लीजिए ध्यान से, संरचना बना दें आपके लिए। तो आप चाहे तो रिंग लगाइए या डबल बॉन्ड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और N2Cl ये इसका संरचना होता है। अब इसका नाम हम आपको बता दें, इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका जो नाम होता है बच्चों वो क्या होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम दूसरे चीज का प्रयोग क्या करेंगे? जो दूसरा चीज होगा वो हम क्या करेंगे? CuCl का प्रयोग करेंगे विथ HCl के साथ। समझ लीजिए, हम CuCl का प्रयोग करेंगे HCl के साथ। CuCl क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड है।
CuCl क्या है, क्यूप्रेस क्लोराइड है। HCl आप जान ही रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और CuCl का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। CuCl जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। अब यहां हम एक और चीज का प्रयोग करेंगे, इसमें हम कुछ ताप का प्रयोग करेंगे जो कि 60 डिग्री होगा। तो मतलब ये सैंडमायर पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। वो चीज क्या है, सबसे पहले आप जो है इसको याद कर लीजिए, C6H5N2Cl, जिसका संरचना जो है ये होता है और जिसका नाम जो होता है ये होता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड नाम होता है। और यहाँ जो उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, CuCl होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रेस क्लोराइड कहेंगे। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी प्रयोग करा जाएगा। इसमें एक ताप की आवश्यकता होगी जो कि क्या होगा, 60 डिग्री होगा ताप। अब इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे, हेलोरिन बनाएंगे। अगर हम क्लोरीन परमाणु लेते हैं तो क्लोरीन बनता है, उसी प्रकार से आप कोई भी परमाणु लेंगे वो परमाणु बनेगा उस हिसाब से। तो देखते हैं एक बार रिएक्शन में कि रिएक्शन होता कैसे है, उसके साथ साथ आपको हम डेफिनेशन भी बताएंगे। तो देखिए हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल हो गया है, यहाँ हो गया मान लीजिए। अब की बार हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगा के दिखा देते हैं आपको। एक डबल बॉन्ड लगाइए, एक छोड़ दीजिए, एक पे क्या करेंगे डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक छोड़ के एक पे क्या करेंगे डबल बॉन्ड लगाएंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, Cl हो जाएगा। इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है बेंजीन डाई, अभी हम बताए थे वहां पर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम जो है वो है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, CuCl को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं। और किसके, CuCl की उपस्थिति में कराया जा रहा है, HCl के साथ कराया जा रहा है। हम आपको ताप भी बताए थे, आप 60 डिग्री सेल्सियस ताप लगा सकते हैं। अगर इन सबका रिएक्शन होता है तो देखो रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसा बनता है। आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा लीजिए, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक छोड़ के एक पे क्या कर रहे हैं हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। और यहाँ क्या प्राप्त होता है, Cl। अभी ध्यान से देखो आप, यहाँ N2 भी है और Cl है, तो N2 जो है पूरा बाहर निकल चुका है, N2 बाहर निकल गया है। देखो ध्यान से, N2 बाहर निकल गया है और Cl है तो Cl मिल गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है ये क्या है, ये आया कहां से, ये बना कैसे, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बना कैसे, तो अभी हम आपको बता देते हैं कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बना कैसे है। तो इससे पहले इसका डेफिनेशन जान लीजिए, जो प्रयोगशाला मेथड है इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 अंश सेल्सियस ताप पर अपक्रिया कराने पर क्या होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। एक और बार सुन लीजिए, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ 60 अंश सेल्सियस ताप पर अपक्रिया कराने पर क्या होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब हम आपको बता दें कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बना कैसे है, वो आपको बता दें कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बना कैसे है। तो इसके लिए आप एक रिएक्शन याद रखेंगे जिसको बोलते हैं डाइएज़ोटीकरण। तो आप डाइएज़ोटीकरण याद रखिएगा, डाइएज़ोटीकरण। तो देखते हैं डाइएज़ोटीकरण कैसे होगा। डाइएज़ोटीकरण, आप ये याद रखिएगा, डाइएज़ोटीकरण, डाइएज़ोटीकरण है। तो डाइएज़ोटीकरण पढ़ने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता इसमें भी है। तो पहला चीज आप याद रखिए कि इसमें हम क्या करेंगे, एनिलीन का प्रयोग करेंगे। एनिलीन मतलब ये देखो, एनिलीन का अणुसूत्र जो होता है बच्चों कितना होता है, C6H5NH2 होता है। ये आपका एनिलीन का अणुसूत्र होता है। अगर आपको संरचना में दिक्कत होता है तो वो समझ लीजिए इसका संरचना ये होता है। आप चाहे डबल बॉन्ड लगाएं या चाहे रिंग लगा लें। तो लेट्स सपोज हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड लगा दिया गया है और एक ये NH2 होगा। तो ये आपका क्या होता है बच्चों, ये एनिलीन होता है, एन नहीं होता है। चलिए दूसरा चीज क्या प्रयोग करेंगे इसमें, तो पहले चीज आप याद रखिएगा एनिलीन का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा चीज क्या प्रयोग करेंगे, इसमें जो है सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्रयोग करेंगे।
देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोनों का क्या है, मिश्रण है, मिश्रण। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण का प्रयोग करेंगे और साथ साथ में इसमें हम कुछ ताप का प्रयोग करेंगे जो कि क्या होगा, 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप होगा। चाहे तो आप इसको केल्विन में बदल सकते हैं। 0 का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन होता है और 5 इसमें जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 278 केल्विन। तो आप चाहें 273 केल्विन या 278 केल्विन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब ये हो गया, जो आप एजोटिकरण पढ़ रहे हैं, एजोटिकरण पढ़ने के लिए क्या होता है, एनिलीन का प्रयोग करेंगे आप और क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण का प्रयोग करेंगे और साथ साथ में जो है 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप या इसी को बोलते हैं 273 से 278 केल्विन ताप, तो इनका प्रयोग करेंगे आप और इन्हीं के प्रयोग से जो है एजोटिकरण होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। एजोटिकरण जो होता है उसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट वो क्या होता है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड होता है, जो अभी हम आपको बताए हैं। तो देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। ये आपका एनिलीन बना है, एनिलीन। डबल बॉन्ड कैसे लगेगा, एक पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड लगा लीजिए, इस प्रकार से NH2 हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन। तो ये एनिलीन हो गया। एनिलीन का रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, NaNO2 और HCl के मिश्रण के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप याद रखिएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl और NaNO2 का मतलब होता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका प्रयोग करा रहे हैं। ताप आपको अभी हम बताए हैं कितना कह सकते हैं, 0 से 5 अंश सेल्सियस कह सकते हैं। कितना, 0 से 5 अंश सेल्सियस। या इसको केल्विन में बदल के आप कितना बोलेंगे बच्चों, बताइए जल्दी से, 273 से 278 केल्विन। आप ये समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, अब आप बात करते हैं ये प्रोडक्ट आपका बना क्या है। तो अगर इन सबका रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आता है N2Cl और यहां डबल बॉन्ड इस प्रकार से हम लगा देंगे। तो आपका ये प्रोडक्ट बना हुआ है N2Cl। क्या बना हुआ है, N2Cl प्रोडक्ट बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो आप याद रखिएगा ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो इस हिसाब से जो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एनिलीन को 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप की उपस्थिति में, एनिलीन को 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप की उपस्थिति में सोडियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। एक और बार सुन लीजिए कि एनिलीन को 0 से 5 अंश सेल्सियस ताप की उपस्थिति में सोडियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाइएजोटिकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपका रिएक्शन हो गया है। अब इसके बाद एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम। वो अगला रिएक्शन क्या है वो ध्यान समझिए। अगला रिएक्शन, तो अगला रिएक्शन है आपका बेंजीन का जो है हेलोजनीकरण करेंगे हम। तो बेंजीन की जो है हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट केवल बेंजीन से। ठीक है, हम बेंजीन से लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा अभी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेंजीन का हेलोजनीकरण कैसे होगा, हेलोजनीकरण बेंजीन का कैसे होगा। जैसे कि आप एल्केनो का हेलोजनीकरण पढ़ चुके हैं और एल्केनो के हेलोजनीकरण में जो है आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश लगता था, आप जानते हैं। एल्केनो का जब आप हेलोजनीकरण कराए थे वहां पर सूर्य का प्रकाश लग रहा था, पर यहां क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। ठीक है, तो यहां सूर्य का प्रकाश नहीं लगेगा, तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होगी। और दूसरा क्या होगा, यहां पर आप Cl2 का प्रयोग कर सकते हैं और भी हेलोजन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा चीज ये कि यहां आप एक उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। लेट सपोज हम आयरन का प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे, हेलोजनीकरण करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार हेलोजनीकरण, बहुत छोटा सा टॉपिक है हेलोजनीकरण इसका, बेंजीन का। तो देखिए ध्यान से, एक लाइन का है
तो ये आपका मान लीजिए बेंजीन है। अब इसी का हम क्या कर रहे हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति तो यहां क्या करें हम, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति लिए हुए हैं और साथ में यहां क्या होगा, एक हेलोजन का प्रयोग होगा जो कि क्या है, Fe है। हेलोजन नहीं है, ये आयरन है, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो बना हुआ है Cl। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन। और प्रोडक्ट क्या बाहर निकलता था, HCl निकलता था, आपको याद ही है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये बेंजीन है, बेंजीन। और सूत्र आपका इसका जान ही रहे हैं, C6H6 आप जान रहे हैं ना इसका सूत्र, ठीक है। तो देखो परिभाषा कैसे होगा, बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में, यहां अनुपस्थिति आपको बोलना है और यहां Fe आयरन की उपस्थिति में बोलना है। तो मतलब हो जाएगा बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति तथा आयरन की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। एक और बार हम बोल दे रहे हैं, बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति तथा आयरन की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हो गया। अब एक और बता देते हैं, एक रिएक्शन और है इसी में, तो वो समझ लीजिए। वो क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। या इसको ऐसे बोल सकते हैं हेडिंग में, पूरा हम हेडिंग नहीं लिखे हुए हैं, आप आगे लिख सकते हैं कि फिनाल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अक्रिया, फिनाल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अक्रिया। फिनाल आप जान लीजिए बच्चों ना, फिनाल का मतलब ये होता है आपका फिनाल, ध्यान से देखिए, ये आपका फिनाल होता है, ये फिनाल, या इसको बोलते हैं फिनाल, बोलते हैं फिनाल, फिनाल से आप परिचित है ना। या इसको ऐसे बोल सकते हैं C6H5OH, ये फिनाल होता है, ये फिनाल हो गया। अगर इसी का रिएक्शन आप क्या करते हैं, PCl5 के साथ करा देते हैं, PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा देते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो प्राप्त क्या होता है, तो यहां एक डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, और यहां क्या होगा, Cl प्राप्त होगा। ध्यान देखो, अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन हो जाता है तो इस प्रकार से एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, और देखो यहां एक ऑक्सीजन है, यहां एक फास्फोरस है, तो बाहर क्या निकलेगा, POCl3 निकलता है और HCl निकलता है। तो अभी आप देख लीजिए सब कुछ बैलेंस अवस्था में कि नहीं, 3 क्लोरीन, एक 4 क्लोरीन, एक 5 क्लोरीन, यहाँ भी 5 क्लोरीन है, यहाँ एक फास्फोरस है, यहाँ भी एक फास्फोरस है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन बाहर निकला है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो सब कुछ बैलेंस अवस्था में है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो अभी आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे से इसके पश्चात कल, ठीक है।